गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 15 ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम पिछली बार हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या किस किस प्रकार पे बेस्ड रहती हैं और किस किस प्रकार से वो क्लासिफिकेशन एग्रीगेट पे इफेक्ट करती हैं और क्यों और किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं एग्रीगेट एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अब इस वीडियोज़ में हम एग्रीगेट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और हो सकता है आगे की 3, 4 या 5 वीडियो भी एग्रीगेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्रीगेट एक बहुत मेन कंपोनेंट है कंक्रीट का, जो कि उसकी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी में हमें एग्रीगेट काम में आता है। ठीक है, आज हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीगेट का स्ट्रेंथ क्या क्या उसका जो मेन रोल है वो रहता है। सेकंड, उसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट लगते हैं उसकी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ जानने के लिए। उन सारी स्ट्रेंथ ये अभी जो सीरीज़ आएगी वीडियोस की, उसके अंदर हम लोग पढ़ाई में हमें आएगा। अब सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कंक्रीट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट रहता है, ठीक है, पर बल्क ऑफ एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होगी कि नहीं होगी। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो डिपेंड करता है सीमेंट और एग्रीगेट के बॉन्ड के बीच में। सीमेंट का जितना क्वालिटी अच्छा रहेगा उतना बॉन्ड एग्रीगेट का और सीमेंट का अच्छा रहेगा, सीमेंट के पेस्ट के बीच का अच्छा रहेगा, और उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ हमको आगे जाके मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा सीमेंट पे, यानी बाइंडिंग पार्टिकल। अब बाइंडिंग पार्टिकल हमारा क्या है? यहाँ पे है सीमेंट है। ठीक है, अगर पुअर स्ट्रेंथ सीमेंट रहेगा तो सेग्रीगेशन के बहुत सारे चांसेस रहेंगे और स्ट्रेंथ अच्छी तरीके से हमको नहीं मिलेगी। पर गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट रहेगा तो चांसेस है। जैसे कि पहला पॉइंट ही हमारा वही बोलता है, द कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब बढ़ेगी नहीं किसी वजह से बल्क ऑफ एग्रीगेट कंटेन इन देयर। उसके अंदर जो भी बल्क ऑफ एग्रीगेट कंटेन करता है उससे कोई भी लेना देना नहीं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एग्जिट होने का। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट। किस पे डिपेंड करता है भाई? क्वालिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट पे डिपेंड करता है, एंड बॉन्ड बिटवीन द सीमेंट पेस्ट एंड द एग्रीगेट। इसके बीच में सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट का बॉन्ड, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उस पर डिपेंड करता है। इफ आइदर द स्ट्रेंथ ऑफ पेस्ट और द बॉन्ड बिटवीन द पेस्ट एंड एग्रीगेट इज लो, द concrete of poor quality is obtained irrespective of strength of the aggregate। यानी क्या होगा? मतलब मैंने जो बोला वही होगा, मंजूर खुदा होगा। मतलब क्या होगा? पेस्ट और एग्रीगेट है वो अगर उसका अच्छा नहीं रहता है, लो रहता है, तो क्या रहेगा? कंक्रीट पुअर क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ देगा, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, बट व्हेन सीमेंट पेस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज प्रोवाइडेड एंड इट बॉन्ड विथ एग्रीगेट इज सेटिस्फैक्टरी, देन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब जब भी सीमेंट का जो पेस्ट है वो गुड क्वालिटी का प्रोवाइड करेंगे तो बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट वो सेटिस्फैक्टरी रहेगा। अगर ये जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी रहती है तो क्या रहेगा? जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट है उसका क्या रहेगा? उसका इन्फ्लुएंस रहेगा किसके अंदर? कंक्रीट की स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, hence strong aggregate cannot make strong concrete, but for making strong concrete strong aggregates are an essential requirement। मतलब स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग कंक्रीट नहीं बनाता, पर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वाह वाह, क्या लाइन लिखी है ये वाली, मज़ा आ गया। हैंस स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट कैन नॉट बी मेक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट। जो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट कंक्रीट है वो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट पे डिपेंड नहीं करता है, पर जो कंक्रीट स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जनरली फॉलोइंग टेस्ट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ strength and aggregate, namely aggregate crushing values test, aggregate impact value test, sieve analysis test and aggregate abrasion value test। यही पूरी की चार टेस्ट की सीरीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, मतलब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट का देखो बहुत ही अच्छी पीपीटी है। आईएएस कोड बाजू में देके रखा है 2386 पार्ट 4 1963। यहाँ पे आपको जो भी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट का क्या बोलते हैं लॉजिकल पता चल जाएगा किस तरीके से पूरा का पूरा ये एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट काम करता है।
अब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट क्या होता है? तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट गिव अ रिलेटिव मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू क्रश अंडर अ ग्रेजुअल अप्लाइड कंप्रेसिव लोड। अब ग्रेजुअल अप्लाइड मतलब धीरे धीरे हम लोड को बढ़ाते रहेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा कि भाई रेजिस्टिंग पावर यानी सहनशीलता कितनी है एग्रीगेट के अंदर, उसकी क्रशिंग होने तक वो हमको उसका पता चल जाएगा और उसका मेज़रमेंट हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर अपन को क्या दिया है, अपन को प्लंजर दिया है, ठीक है। अपन को 15.2 सेंटीमीटर का डायामीटर का अपना एक कंटेनर दिया है, बेस प्लेट दिया है नीचे, ठीक है। कंटेनर के अंदर एग्रीगेट जाएगा, ठीक है। ऊपर फिर पिस्टन का डायामीटर क्या बोलते हैं 10 सेंटीमीटर का प्लंजर दिया है जो इसके ऊपर दबेगा, ठीक है। ये सिलेंडर का मेजरमेंट दिया है यहाँ पे कि भाई सिलेंडर का मेजरमेंट कितना है, 11.5 सेंटीमीटर का डाया है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं 18 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। फिर क्या दिया है इसके अंदर, स्टील टेम्परिंग रॉड दिए कितनी 45 टू 60 सेंटीमीटर की ये रॉड है, ठीक है। और जो डायामीटर है 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपके आगे पढ़ता हूँ कि इसकी प्रोसीजर क्या है, उसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ लेंगे। पहले अपन थोड़ा एपरेटस देख लेते हैं। यहाँ पे एपरेटस और एंड मटेरियल के अंदर क्या दिया हुआ है, तो एपरेटस के अंदर दिया हुआ है कि IS सीव 12.5 mm, 10 mm और 2.36 mm, ये 3 सीव लगेगी, सीव यानी छन्नी, ठीक है। फिर सिलेंड्रिकल मेजर्स 11.5 सेंटीमीटर डाया एंड 18 सेंटीमीटर हाइट, मतलब 18 सेंटीमीटर की हाइट का वो लेंगे अपन, सिलेंड्रिकल मेजर्स लेंगे। सिलेंड्रिकल माउल्ड लेंगे 15.2 सेंटीमीटर का डाया का और 13 सेंटीमीटर उसकी हाइट लेंगे, ठीक है। फिर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए अपने पास, और फिर बैलेंसिंग की मशीन होनी चाहिए जिसके अंदर हम बैलेंस करेंगे कि ना एग्रीगेट हमको डालना है। ये सारे एपरेटस हैं, ठीक है। प्रोसीजर पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ थोड़ा प्रोसीजर के बारे में। हेलो, हाँ, तो आपको अभी मैं यहाँ पे क्रशिंग टेस्ट दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप ये पहली वीडियो की इमेज देख सकते हो, बहुत पुरानी वीडियो, तो थोड़ी वीडियो क्वालिटी इसकी रहेगी अपनी ख़राब, ठीक है। तो एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई अच्छा टेस्ट दिखा नहीं, NTPL का टेस्ट है तो बेस्ट इसके अंदर अपन को समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो जो बड़े बड़े रॉक इकट्ठा करें ना, इसको पहले क्रश करेंगे अपन, उठा उठा के क्रश करेंगे। ये देखो, ये यहाँ से बड़े बड़े रॉक, मेरा मतलब ये जो रॉक है इससे अपन को क्या समझ जाना चाहिए, दिस आर द सेडिमेंटरी रॉक। क्या क्यों, क्या कहाँ से मिले अपन को, नदी के किनारे मिल रहे हैं और नदी के पास में मिल रहे हैं, तो दिस आर द सेडिमेंटरी रॉक्स, ओके। देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि उसको क्रश किया जा रहा है, बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे एग्रीगेट के अंदर क्रश किया जा रहा है। अभी ये क्या है, मैन्युअली हमको ये एग्रीगेट्स मिले हैं नेचुरली, मतलब हमको रिवर से मिले, पर हमको क्या करना पड़ रहा है, इसकी प्रोसेस करनी पड़ रही है, ठीक है। क्यों प्रोसेस करनी पड़ी, तो बड़े बड़े एग्रीगेट्स को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर कॉम्पैक्शन टेस्ट होगा, एंड कॉम्पैक्शन टेस्ट होने के बाद वो है ना, हम उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं साइट पे यूज़ करने लायक बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि वीडियोस में आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से क्रश करके यहाँ पे छन्नी में उसको छान के एग्रीगेट को आगे ले जाया जाता है, ठीक है। देखो ये एग्रीगेट्स निकल रहे हैं यहाँ पे, उसको स्टोर करके रखेंगे हम लोग। फिर हम यहाँ पे देखो इसमें यूज़ करेंगे, पेवमेंट बनाने में यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ से अपना टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। अरे अब देखो टेस्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। एक तो ये देखो टेस्ट मोल्ड यूज़ हो रहा है, ये रहा टेस्ट मोल्ड बेस प्लेट के साथ। इसका मैंने तुम लोगों को डायमेंशन दे दिया था, 15.2 सेंटीमीटर का डायामीटर रहेगा और उसकी जो लेंथ रहेगी 13.14 सेंटीमीटर की लेंथ रहेगी, ठीक है। टैंपिंग रॉड के बारे में मैंने तुमको बताया 45 टू 60 सेंटीमीटर की टैंपिंग रॉड रहेगी, एंड क्या बोलते हैं 6 सेंटीमीटर का इसका डाया मतलब पूरा डाया रहेगा। मेजरिंग सिलेंडर के लेंथ के बारे में भी मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था, 11.5 सेंटीमीटर का इसका डाया रहेगा और 18 सेंटीमीटर का इसका लेंथ रहेगा।
वेइंग मशीन बोले तो जिसके ऊपर मेजर करेंगे। देखो ये सीव करा, सीव एनालिसिस है। 12.5 सेंटीमीटर का अपन क्या लेंगे, एग्रीगेट की फिल्टर रहेंगे, और यहाँ पर 10 mm के यहाँ पे जो रजिस्ट कर जाएगा वो एग्रीगेट अपने कहाँ पे ले लेंगे, अपने टेस्टिंग के लिए ले लेंगे। और फिर जो लास्ट में क्रशिंग वैल्यू के अपन एग्रीगेट क्रश करके लाएंगे उसको अपन 2.36 उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, ये देखो ये अब मशीन है, यूडीएम मशीन। अब टेस्ट प्रोसीजर, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सीव एनालिसिस टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सीव के अंदर अपन जो भी अपना एग्रीगेट आया है वो भर देंगे। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से अपन वाइब्रेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे। उसके बाद उसके बाद हमारा जो 10 mm की उस पर रजिस्ट कर दिया वो एग्रीगेट, उसका वेट ले लेंगे। ठीक है, अब उसको अपन मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से टैंपिंग कर देंगे। उसके बाद वापस से एग्रीगेट डालेंगे, फिर वापस से टैंपिंग करेंगे। ऐसी इस तरीके की जितनी ऊपर तक लेयर अपन बना सकते हैं उतनी लेयर अपन बना देंगे। उससे होगा क्या कि जो अगर एग्रीगेट के बीच में थोड़ा बहुत जगह रह गई होगी वो कॉम्पैक्शन से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बेस प्लेट वाली मोल्ड के अंदर हम उस तरीके से रखेंगे, वापस से वो एग्रीगेट्स रखेंगे। अब वो प्लंजर को, ठीक है, अब इसके अंदर लोडिंग करेंगे। लोडिंग अपन 40 टन तक की लोडिंग करेंगे। 4 किलो न्यूटन पर मिनट के हिसाब से अपन क्या करेंगे, वो देंगे। तब तक 40 किलो न्यूटन तक अपन इसको वेट देंगे। अब जो एग्रीगेट बेस प्लेट से उसको निकाल लेंगे 2.36 के उसके अंदर, वापस से अपन उसको वाइब्रेट करके छानेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट में पैन में क्या बोलते हैं एग्रीगेट्स बचेंगे उसका वेट करेंगे अपन। देखो अभी इसके अंदर दिखाएंगे आपको। देखो ठीक है, 2.36 उसका वेट करेंगे वेइंग मशीन में वापस से। अब इसका सैंपल 1 सैंपल 2 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, सैंपल टेकन अपने द वेट ऑफ ड्राई सैंपल जो अपने टेकन लिया था वो W1 हुआ, इतना आया। ठीक है, वेट ऑफ पोर्शन मतलब 2.36 के इतना अपना वेट मिला। अब W2 अपॉन W1 करेंगे इंटू 100, तो अपन को क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मिल जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला क्या है क्रशिंग वैल्यू निकालने का, W2 यानी वेट ऑफ द पोर्शन पासिंग थ्रू 2.32 mm ऑफ सीव डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ड्राई सैंपल। ठीक है, वो करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा अपना एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। क्लियर, इस तरीके के वापस से वही टेस्ट करेंगे वही सैंपल के साथ। ठीक है, ठीक है, अब इसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे, जिसका मतलब वो तो एवरेज निकालना आपको आते ही होगा। फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो अपना सॉइल का वैल्यू आना चाहिए वो लेस देन 50% वो आना चाहिए। वाटर बॉन्ड मैकडम का लेस देन 40% पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए अपन लेते हैं। इसके अंदर देखो दिया हुआ है। बिटुमिनस मैकडम का लेते हैं लेस देन 40% लेते हैं। ये सब क्रेशन वैल्यू इसकी। रिजिड पेमेंट के लिए वीरिंग कोर्स लेते हैं लेस देन 50%। ठीक है, ये था टेस्ट सीविंग फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ टेस्ट मटेरियल। ठीक है, अच्छी तरीके से अपन को मोल्ड को टैंपिंग करना है, प्लंजर अच्छी तरीके से लगाना है, फिर लोड देना है, वही का वही वापस से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, वापस से अपने प्रोसीजर पे आ जाते हैं। तो क्या लिखा है भाई प्रोसीजर में, टेक अबाउट 6.5 kg ऑफ सरफेस ड्राई एग्रीगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm सीव रिटेन ऑन 10 mm सीव। सेम चीज़ है, 6.5 kg का लिया इनने ड्राई एग्रीगेट और फिर निकाला कहाँ से 12.5 mm के सीव से, जो कि रिटेन करा कहाँ पे 10 mm की सीव पे। फिल द एग्रीगेट इनटू स्टैंडर्ड सिलेंडर मेजर इन द 3 लेयर अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल डेप्थ।
3 लेयर के अंदर कॉम्पैक्ट करके वो एग्रीगेट को भर दिया गया इक्वल डेप्थ में। ईच लेयर इज टेम्प्टेड 25 टाइम्स with a tamping rod of 16 mm diameter and 60 centimeter long with round ends and top surface of the measure is leveled off। अभी इसके अंदर क्या किया कि है ना, वो एग्रीगेट को याद है, मैंने आपको टेस्ट के अंदर दिखाया था, उसको टैंपिंग कर रहे थे वो रॉड के साथ, तो 25 टाइम टैंपिंग करना है और फ्री फॉल टैंपिंग करना है। ठीक है, मतलब उसको ऊपर उठा के फिर छोड़ देना है रॉड को, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कितना सेंटीमीटर का रॉड रहेगा, 16 mm का उसका डायमीटर रहेगा और 60 सेंटीमीटर का उसका क्या रहेगा, अपना 60 सेंटीमीटर वो रॉड लॉन्ग रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर का जो सरफेस होगा उसको अच्छी तरीके से अपन को लेयर्ड कर देना है। द वेट ऑफ द सैंपल कंटेन इन द सिलेंडर मेजर्ड इन द वेइंग मशीन के अंदर उसको अपन को क्या बोलते हैं, सिलेंडर का मेजर कर लेना है, उसका अपना W1 अपना वेट हो जाएगा उसका। फिल द सिलेंडर मोल्ड विद द एग्रीगेट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर मैनर इन द स्टैंडर्ड मैनर एज फील्ड इन सिलेंडर मेजर। फिर सिलेंडर मोल्ड के अंदर वो जो एग्रीगेट अपन ने भरते हैं उसके अंदर वो कन्वर्ट करके दूसरे सिलेंडर के अंदर भर देने का है। ठीक है, जिसके अंदर हम प्लंजर लगा पाएंगे। फिर लेवल द टॉप सरफेस ऑफ एग्रीगेट इन द मोल्ड, फिर वो जो टॉप सरफेस पे एग्रीगेट है उसको अच्छी तरीके से लेवल्ड कर देना है। प्लेस द प्लंजर ओवर द एग्रीगेट, प्लंजर एग्रीगेट के ऊपर रखना है। फिर प्लंजर शुड नॉट बी जैम इन द मोल्ड, प्लंजर जाम नहीं होना चाहिए मोल्ड के अंदर। फिर सेकेंड है अपना, प्लेस द मोल्ड विद द प्लंजर ऑन द एविल्ड ऑफ द कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन, CTM मशीन के अंदर, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर उसके प्लंजर को अच्छी तरीके से सेट कर देना है। फिर अप्लाई ग्रेजुअली लोड ऑफ 40 टन इन 10 मिनट्स एंड रिलीज इट, 10 मिनट्स के अंदर अपन को 40 टन तक लोड उसके अंदर बढ़ाना है और उसके बाद वो जो लोड है उसको रिलीज कर देना है। फिर रिमूव द क्रशिंग एग्रीगेट फ्रॉम द मोल्ड एंड द सीव इन ऑन 2.36 mm ऑफ सीव। ठीक है, अब वो जो एग्रीगेट है उसको अपन को एक बेस प्लेट में निकाल देना है और फिर वो उसको कौन सी सीव में, 2.36 mm की सीव में से वो एग्रीगेट को अपन को निकाल देना है। ठीक है, द फ्रैक्शन पासिंग द सीव एनालिसिस को, और फिर उसका हमको क्या कर देना है, सीव के अंदर से जो अपना एग्रीगेट निकला है उसको अपन को क्या कर देना है, उसका वेट कर देना है। वो वेट होगा अपना W2। अब क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के अंदर W2 अपॉन W1 इंटू 100 करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मिल गई तो बस क्रशिंग की वो एग्रीगेट की अपन को स्ट्रेंथ मिल गई कि ये इस पर अपन को क्या होगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि इस तरीके से स्ट्रेंथ होती है। अब प्रोसीजर के अंदर और भी दिया हुआ है कि द एग्रीगेट क्रश वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 45%, 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर एग्रीगेट यूज फॉर कॉन्क्रीट अदर देन फॉर वेयरिंग सरफेस। जो वेयरिंग सरफेस के लिए अगर हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर तो उसके क्रशिंग वैल्यू कितनी, 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्रीगेट वैल्यू शुड % for aggregate using concrete using the wearing surface such as road, फिर क्या हो गया, रनवे एंड एयरफील्ड पेमेंट। अब जो एग्रीगेट की वैल्यू कंक्रीट के अंदर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एग्रीगेट कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, रोड पे यूज़ हो रहे हैं। कहाँ गया भाई, टूल से मज़ा आती है अपन को लाइन खींचने में। ठीक है, जहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, रोड, रनवे एंड एयरफील्ड के पेमेंट के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी एग्जिस्ट 45%। ये मीटिंग में पूछा जाएगा भैया, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। समझ में आया, नहीं याद हुआ तो समझ लेना, मैं समझ जाऊँगा, आपने वीडियो नहीं देखा है। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक अपन को याद रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई डाउट होता है तो उसके अंदर भी पूछ सकते हो आप। अब हाँ, इसके अंदर सॉरी मैं फॉर डिस्टर्बेंस, क्या था, कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग, हाँ ये वाला हो गया था हमारा। हाँ, द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी 45%, ये अपन ने पढ़ी। हाँ, देयर इज नॉट एक्सप्लिसिट रिलेशन बिटवीन द क्रशिंग वैल्यू एंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कोई रिलेशन नहीं है अपना एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू का और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का। द रिजल्ट ऑफ टू टेस्ट आर इन एग्रीगेट। ठीक है, दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। ठीक है, द क्रशिंग वैल्यू इज यूजफुल टू गाइड व्हेन डील विथ एग्रीगेट ऑफ अननोन परफॉर्मेंस। अगर हमको पता नहीं हो कि हम अलग एग्रीगेट ले रहे हैं तो हमको ये क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करना पड़ता है। एंड पर्टिकुलरली व्हेन लोअर स्ट्रेंथ में बी सस्पेक्टेड, अगर लोअर लेंथ अपन सस्पेक्ट करते हैं तब हम ये एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीमेंट सॉरी क्या कहाँ पे था,
लोअर स्ट्रेंथ में बी सस्पेक्टेड, जहाँ पे भी हमको लोअर स्ट्रेंथ ऐसे सस्पेक्ट होगी वहाँ पे हम ये एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट कर देंगे। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू गिव द रिलेशन मेजर्ड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडन शॉक और इम्पैक्ट विच इज सम एग्रीगेट डिफर फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव लोड। हमको क्या देता है इम्पैक्ट टेस्ट, अलग अलग रिलेटिव मेजर्स देता है जो कि हमको बताता है कि रेजिस्टेंस एग्रीगेट का कितना है। अगर सडन शॉक या सडन इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा एग्रीगेट का, और वो कितना रेजिस्ट कर पाएगा कंप्रेसिव लोड, वो उससे हमको एग्रीगेट के इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से पता चलता है। ठीक है, दिस टेस्ट इज डन एज एग्रीगेट साइज पासिंग 12.5 IS सीव एंड रिटेन 10 mm IS सीव। ठीक है, एपरेटस वगैरह ये सब ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट अपन ने सारी पढ़ रही थी, सेम प्रोसीजर है इसके अंदर, हर चीज़ वापस से रिपीट करी गई है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आज हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट का ही अपना सेशन रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट एंड डेवल एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना ही करिए और इसके बारे में पढ़िए और बहुत सारी वीडियोस रेफ़र करिए। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी वीडियोस इसकी दी गई हैं, उस पर भी जाके आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम परसों मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ठीक है, बाय बाय।